आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट फोर्थ में जो आपका चैप्टर दिया गया है सिलेबस में एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, उसमें मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से कितनी तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व मैं आपको क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में बता चुकी हूँ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो एसिड बेस बिहेवियर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स क्या होती हैं। इसके अतिरिक्त पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बारे में हम पूर्व वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोटीन्स के बारे में कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसका किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है, जैसा कि आप सबको पता है। उसमें बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की सीरीज़ होती हैं, और ये पेप्टाइड सीरीज़ जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से बंधी होती हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन। तो प्रोटीन अणुओं में 4 प्रकार का कॉन्फॉर्मेशन पाया जाता है, संरूपण पाया जाता है। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें एमिनो एसिड्स रेखिक या लीनियर सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और यह जो कॉन्फॉर्मेशन है वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि एमिनो एसिड परस्पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा संयोजित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब 2 एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उसे डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। जब 3 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे तो ट्राइपेप्टाइड कहा जाएगा। इसी प्रकार से जब एक से अधिक प्रकार के एमिनो एसिड केवल लीनियर सीक्वेंसिंग के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। अब जैसा कि आपको इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक तो NH2 ग्रुप आ रहा है और एक आ रहा है COH समूह। तो जो NH2 है उसे N टर्मिनल कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड का, और जो C टर्मिनल है जिसमें कि COH समूह जुड़ा हुआ है उसे C टर्मिनल कहा जाता है। तो ये जो है बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो है। अब दूसरी बात है कि जो N सिरा है और जो C सिरा है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका भी एक डेफिनेट मतलब है कि जो C सिरा है वो एमिनो अम्ल के हमेशा दाईं ओर लिखा जाएगा और N सिरा एमिनो अम्ल के बाईं ओर लिखा जाएगा, जिससे कि जब नॉमेनक्लेचर किया जाए तो जो दाईं ओर लिखा गया सिरा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब कि उसी को ही अम्ल का व्युत्पन्न माना जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी 3 अमीनो एसिड्स ने मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किया है, जिसमें कि ग्लाइसिन है, एलानिन है और ल्यूसीन है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए तो अब जो इनका नॉमेनक्लेचर करा जाएगा, जैसे कि COH जो C टर्मिनल है वो राइट साइड में है और जो NH2 टर्मिनल है वो लेफ्ट साइड में है। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसका जो नॉमेनक्लेचर किया जाएगा वो उसमें ल्यूसीन को प्राथमिकता देते हुए डेरिवेटिव माना जाएगा। तो जो ग्लाइसिन और एलानिन है इसके साथ में जो है आइल जुड़ जाएगा। तो आइल जुड़ने से अब हमारा हो गया जो है ग्लाइसिल, एलेनाइल, एलिनिल, ल्यूसीन। ठीक है, तो ये ल्यूसीन का डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है।
दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसमें जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन में, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें एमिनो एसिड का जो स्थान सीक्वेंस बदलते ही उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये किसी भी एमिनो एसिड प्रोटीन्स के लिए ये स्पेसिफिक है, क्योंकि उससे जैविक सक्रियता में अंतर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें 574 एमिनो एसिड यूनिट्स होती हैं। इन एमिनो एसिड्स में से एक भी एमिनो एसिड को के क्रम में परिवर्तन करने मात्र से ही उसका हीमोग्लोबिन का जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ तक कि सिकल सेल एनीमिया तक नोट किया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं रह पाएगा। तो आप समझ गए कि प्रोटीन्स में एमिनो एसिड का कितना महत्व है और एमिनो एसिड के साथ साथ उनकी सीक्वेंसिंग का कितना महत्व है। तो इस पर जो है सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन में जो एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग होती है उसे सबसे पहले ज्ञात किया था। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स जो हैं होते हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड सीरीज़ में जुड़े रहते हैं। तो एक में 21 होते हैं और बी श्रृंखला जो होती है उसमें 30 यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के द्वारा सल्फर के क्रॉस बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट आविष्कार जो किया गया था, जिसकी जानकारी जो है सबसे पहले सेंगर ने दी थी, कि उसमें इंसुलिन में ये अनुक्रम पाया जाता है, जिससे कि हम आगे भविष्य में यदि ये अनुक्रम तैयार कर सकें तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट को जो है बीमारी का हम रोकथाम करने में काफ़ी कुछ सफल हो सकेंगे। तो ये जो है हमारा हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरी जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना जो है वो प्रोटीन के अणु में ही जैसा कि आपने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल लीनियर सीक्वेंसिंग हो रही है एक दूसरे के साथ में, परंतु जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज़ होती है उनका कन्फर्मेशन जो है वो कुछ भिन्न प्रकार से होता है, और वो जो अलग अलग प्रकार से होता है उसको डिवाइड किया गया। जैसे कि पहला मैं आपसे डिस्कस करूँगी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें पॉलीपेप्टाइड की लीनियर जो श्रृंखला होती है, रेखिक श्रृंखला होती है, वो एक दूसरे के साथ में मुड़े हुए रिबन की भांति होती है। तो जैसा कि इसमें आपने देख रहे रिबन की तरह है, और इस मुड़े हुए रिबन चूँकि ये लीनियर तो है नहीं, तो इसके बीच में एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण से वो अपने इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो अमीनो अम्ल की मतलब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो जो फोल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जो प्राथमिक संरचना में जो दूर दूर होते हैं, ठीक है, आप पहले प्राथमिक संरचना को अपने थोड़ा सा ध्यान में लाइए कि किस प्रकार से अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंसिंग करी थी, परंतु जब ये रिबन शेप में आएंगे तो दूसरा जो दूर वाला अमीनो एसिड है वो भी एक दूसरे के समीप आ जाएगा। तो समीप आने पर जो एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे कि वो अपने कॉन्फर्मेशन को उसी प्रकार से स्थायी दे पाते हैं, उसको उसी प्रकार से रख पाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है, और NH के हाइड्रोजन परमाणु CO के ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो है इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस प्रकार से जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें
प्राप्त होता है। और इसका जो ज्ञान है, मतलब कि इसका जो प्रमाण है, इसको एक्स करंट डिफ्रैक्शन के द्वारा इसको कंफर्म किया गया कि इस प्रकार से प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध द्वारा एक कुंडलित संरचना बनती है, जिसे कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ भिन्न है, लीनियर नहीं होकर रिबन लाइक है। दूसरी जो प्रकार का है वो है बीटा लहरियादार चादर संरचना या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये एक दूसरे की ओर जो होते हैं विपरीत दिशा में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध से वो अपने स्ट्रक्चर को बनाकर तो रखते हैं, परंतु ये कंपैरेटिवली प्रोटीन्स मुलायम प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भिन्न प्रकार की है। तो इस प्रकार से आज हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।